अब ध्यान देंगे, बात कर रहे हैं वेक्टर की। किसकी बात कर रहे हैं? वेक्टर। अब वेक्टर में क्या क्या चीजें आती है उसको देख लेते हैं, एक छोटा सा ब्रीफ देखेंगे पूरे चैप्टर का। ठीक है, क्या क्या चीजें आती हैं उसमें। पहले तो बात कर रहे हैं हम मैग्नीट्यूड इक्वल रखते हैं और उनकी डायरेक्शन सेम होती है तो वो इक्वल वेक्टर कहलाते हैं। ठीक है, डायरेक्शन अपोजिट होती है तो अनइक्वल ऑपोजिट वेक्टर कहलाते हैं या नेगेटिव वेक्टर कहलाते हैं। दो हो गए। कोई रैंडम डायरेक्शन है या रैंडम मैग्नीट्यूड है तो अनइक्वल वेक्टर, इसके लिए कोई खास डेफिनेशन नहीं है। फिर नल वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है, इसका मैग्नीट्यूड तो जीरो होता है, डायरेक्शन ओमनी होती है। बस। अब यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर में यूनिट वेक्टर को कैप से दिखाया जाता है और यह होता है उसी वेक्टर को डिवाइड कर दो उसके मैग्नीट्यूड से, उसका रेशियो। वेक्टर डिवाइड बाय उसका मैग्नीट्यूड बन जाता है यूनिट वेक्टर। वेक्टर डिवाइड बाय उसका मैग्नीट्यूड। अगर मैं आपसे पूछूं क्या एक्स एक्सिस का कोई यूनिट वेक्टर है, वो है आई, वाई एक्सिस का और जेड एक्सिस का। ये बातें हुई हमारी जो हमने आपसे बात करी टाइप्स ऑफ वेक्टर में। अगर मैं आपसे कहूं कोई एक वेक्टर एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है तो वो कहलाता है कोइनिशिएटिव, और अगर एक के पीछे एक लगा हुआ है तो वो कहलाता है सक्सेसिव। कोइनिशिएटिव वेक्टर, सक्सेसिव वेक्टर। अब इन बातों को समझो और मेरी बात को समझो। ठीक है, कोइनिशिएटिव वेक्टर, सक्सेसिव वेक्टर, खत्म कहानी। क्या यहां तक बात समझ में आई? ठीक है, तो जब हमने टाइप्स ऑफ वेक्टर देख लिए तो उसके बाद हमने आपसे बात करी कि जो टाइप्स ऑफ वेक्टर है इनको हम जोड़े कैसे, मल्टीप्लाई कैसे करें। तो बस उन्हीं चीजों को समझेंगे। कोई पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, मान लो ये एक कोऑर्डिनेट पर मैंने दो पोजीशंस ली, एक लिया P1 एक लिया P2। इन दोनों की पोजीशन ओरिजिन से बताने वाला वेक्टर कहलाता है पोजीशन वेक्टर। तो R1 और R2 यहां पर क्या है? दो पोजीशन वेक्टर, और इन दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट ये है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अगर इधर जाओगे तो R122 एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, उधर जाओगे तो R221 एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। बात समझ में आई? अब पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में समझते हैं। देखना जरा, समझो पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में समझो। R1 और R2 पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर्स। इस बात को समझो। R122 क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ R1 विद रिस्पेक्ट टू, और R221 क्या है? अच्छा, R122 क्या है? R1 माइनस R2। तो R221 क्या होगा? और अगर ऐसा है तो इससे पता क्या चलता है? इससे पता चलता है दोनों बराबर हैं लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन के। लेकिन इनका मैग्नीट्यूड बिल्कुल इस मॉड्यूलस के साइन से मैग्नीट्यूड दिखाया जाता है, ध्यान रखना इस बात का। तो आपको पोजीशन वेक्टर समझ में आ गया और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर समझ में आ गया। बात ठीक है, गलत है? अगली चीज, डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया। अब मान लो कोई ये कहे कि भैया एक वेक्टर ये था 5i 3j, एक वेक्टर ये था 2i और j, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? a माइनस बी। याद रखना डिस्प्लेसमेंट क्या होता है?
माइनस, तो यहां आएगा 3i, खत्म कहानी। लेकिन कोई क्या मैं तो b माइनस ए करूंगा तो भी कोई दिक्कत थोड़ी है। इसके आगे बस माइनस लगा दो, बिल्कुल सेम आएगा, नहीं तो चेक करना। तो यही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ए टू बी जो चलेगा बी टू ए उसका उल्टा चलेगा। विशाल बात समझ में आई? चल सकते हैं आगे, ठीक है। हमें पता चल गया पोजीशन वेक्टर क्या है, हमें पता चल गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि क्या R122 और R221 को मैं एक दूसरे का नेगेटिव वेक्टर कह सकता हूं? क्या ये अपोजिट वेक्टर है? जो भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था अपोजिट वेक्टर, क्या ये वही अपोजिट वेक्टर है? हाँ। नेगेटिव वेक्टर है? हाँ। ये बात भी कर सकते हो। और कुछ सोच सकते हो तो बता दो बेटा। ठीक है, चलो अब इसको देख लो 2 मिनट के लिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। अब मान लो मुझे दो वेक्टर जोड़ने, ऐड करने, क्या करने हैं? एडिशन करना है मुझे दो वेक्टर्स का। और वो दोनों वेक्टर कैसे हैं? को-इनिशिएटिव, को-इनिशिएटिव वेक्टर्स का एडिशन कैसे करूं मैं? बाय लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। अब ये पैरेललोग्राम क्या होता है पहले ये समझते हैं, और एक को-इनिशिएटिव वेक्टर क्या होता है। एक पॉइंट से स्टार्ट होने वाले दो वेक्टर को को-इनिशिएटिव वेक्टर कहते हैं। पहली बात, ये जो दोनों वेक्टर है ए और बी, ये को-इनिशिएटिव है एक दूसरे के। अगर मैं इनके पैरेलल दो लाइन खींच दूं, दो पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दूं, तो ये एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। ठीक है, मेरे हाथ से थोड़ी बहुत गड़बड़ बन सकती है, समझ लेना तो है। पैरेलल लाइंस, अब इन पैरेलल लाइंस को आप यहां से मीट कर दो, ये कहलाता है डायगोनल और रिजल्टेंट। डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम। तो इन दोनों के बीच का एक एंगल होता है ए और बी का, और इनके बीच में होता है अल्फा। अब मेरी बात सुनो और समझो, अगर कभी कोई तुमसे पूछे कि एंगल ए और एंगल बी, इसको बोलते बेटा आजा क्लास में, एंगल ए और एंगल बी कैसे वेक्टर है, तो तुम कहोगे दोनों को-इनिशिएटिव वेक्टर है। कोई तुमसे पूछे इनके बीच का एंगल क्या है, वो एंगल थीटा है, और ये क्या है आपका रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, ये क्या है इसका आपका रिजल्टेंट है। अगर मैं आपसे पूछूं रिजल्टेंट का बी के साथ क्या एंगल है, अल्फा, और क्या ऐसा नहीं हो सकता कोई यहां से पूछ ले, उसकी मर्जी क्वेश्चन वाले की, हो सकता है वो ये वाला एंगल दे दे क्वेश्चन में, आपको तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम वहां से कर लेंगे। ठीक है, अभी वेक्टर रिजॉल्व करना सिखाऊंगा तो ये भी बात समझ में आ जाएगी। अब वो कहता है ये जो रिजल्टेंट है ये है कितना, ये आर क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर। कैसा वेक्टर है? रिजल्टेंट वेक्टर के दो हिस्से होते हैं, एक उसका मैग्नीट्यूड, एक उसकी डायरेक्शन। अब बात को समझो, इसका जो मैग्नीट्यूड है और जो इसकी डायरेक्शन है उसको हम कैसे समझेंगे? इसका मैग्नीट्यूड निकालने का एक तरीका है, बेस्ट है। मैं ड्राइव नहीं करा रहा हूं, मैंने बताया था वो पहले करा रखा आपको ड्राइव, अब सिर्फ समझा रहा हूं। तो इसके मैग्नीट्यूड को निकालने का तरीका है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। थीटा देखो कौन सा है, ये इन दोनों के बीच का एंगल, ये थीटा, समझे? और इनके बीच इनकी डायरेक्शन कैसे निकालोगे? tan अल्फा। अब ये अल्फा कौन सा है? अब देखो tan अल्फा क्या है, सारे बच्चे ध्यान देना। tan अल्फा है a sin थीटा, जिसके साथ ही नहीं है उसको ऊपर लिया, प्लस b cos थीटा। अब कोई बच्चा क्या भैया मुझे ये नहीं निकालना tan अल्फा, tan बीटा पूछा है, tan बीटा, सॉरी ए लिखना भूल गया बेटा, इसलिए बोल रहा हूं, पीछे बोलो मत। अगर यहां से tan अल्फा निकालू, tan बीटा निकालू तो वो आएगा b sin थीटा। बात को समझना, a प्लस b
cos थीटा। अब इस बात को समझो, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो a और साइन, इनको मैंने रिजॉल्व किया है ना। ये a को तब रिजॉल्व किया है जब मैं अल्फा निकाल रहा हूं, और b को तब रिजॉल्व किया है जब मैं बीटा निकाल रहा हूं। इस बात को रट लो या समझ लो, जो मर्जी करो, क्योंकि दोनों बदल बदल के आ सकते हैं अल्फा। ये डिपेंड करता है आपकी फिगर पे और क्वेश्चन पे, ठीक है। ये दोनों चीजें समझ में आनी चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड भी समझ में आना चाहिए, इसका डायरेक्शन भी। 2 मिनट लो और पूरा लॉ ऑफ पैरेललोग्राम समझो। अब देखो, अगर मैं इसको बिल्कुल इससे चिपका दूं तो थीटा कितना हो जाएगा, ये सारी बातें आएंगी ना। अब यहां पे थीटा क्या क्या रख सकते हो आप अभी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालोगे। थीटा रखोगे 0 डिग्री, थीटा रखोगे 90 डिग्री। 90 डिग्री वो रेन वाले क्वेश्चन बन जाते हैं, क्योंकि बारिश हमेशा वर्टिकली नीचे आती है और यही बनता है हमेशा। थीटा 180 भी हो सकता है, वेरी गुड। अब तीनों पे काम करो, इस पे डायरेक्शन भी निकालो, दो तरीके के डायरेक्शन और एक तरीके का मैग्नीट्यूड निकालो। नोटबुक खोलो, ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब आगे ध्यान दो, अभी हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है बेटा वो ये था, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। क्या था, R इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ और अब देखो, किसी बच्चे को ध्यान ना रहे, कोई कहे भैया मेरे को याद नहीं रहता, ऊपर साइन आता है, तो जाहिर सी बात है tan निकालना है ना, तो साइन बाय कॉस ही करना होगा। ऐसी छोटी छोटी चीजें अपने आप बना लिया करो। अब इसी तरीके से मैं एक और लॉ ले रहा हूं, अगर एक के पीछे एक हो तो उसके लिए उसे हम कहते हैं सक्सेसिव वेक्टर। कैसे वेक्टर, सक्सेसिव वेक्टर्स के लिए आप कौन सा लॉ लगाओगे, ट्रायंगुलर लॉ। और ट्रायंगुलर लॉ क्या कहता है कि अगर दो साइड्स, दो वेक्टर, सक्सेसिव दो वेक्टर ट्रायंगल की दो साइड्स के जैसे दिखाई देते हैं, तो तीसरी नॉन सक्सेसिव साइड रिजल्टेंट बनेगी। अब किसी ने कहा कि भैया नॉन सक्सेसिव क्यों, आ जाओ हम पहले तीनों सक्सेसिव ले लेते हैं। 1 2 3, घूम फिर के वापस आ गया, तो तुम कहोगे तो 0 हो गया। और अगर ये 0 है तो a प्लस बी किसके इक्वल है, माइनस आर के। माइनस आर का मतलब क्या है, अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो ये r बन जाएगा। तो मैंने क्या किया, इस वेक्टर को उठा के उल्टा कर दिया और ये r बन गया। बन गया। अब जरा ध्यान दो, अगर ये r है तो r कितना है, ये r रिजल्टेंट वेक्टर क्या है, a प्लस बी। और a प्लस बी में मैं क्या निकालूंगा, इसका मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन, वो वही आएगी जो वहां पर निकाली, यानी कि अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और tan अल्फा क्या आएगा, a sin थीटा डिवाइड बाय b प्लस a cos थीटा। ये वही रहेगा। तो ये लॉ ऑफ पैरेललोग्राम और ट्रायंगुलर लॉ एक जैसा ही काम करेंगे, ठीक है। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं यहां पर a और b के बीच का एंगल कितना है, तो आप कहोगे थीटा। और यहां पर a और r के बीच का एंगल कितना है, अल्फा। और b और r के बीच का एंगल कितना है, बीटा, जैसे पहले बनाया था। तो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये एक के पीछे एक लगे हुए हैं और वो को-इनिशिएटिव थे। पहले इस बात को समझो, फिर मैं इनको एक साथ बनाकर आपको दिखाता हूं सक्सेसिव और को-इनिशिएटिव एक जैसे कैसे बन सकते हैं, ठीक है। समझ लो पहले इसको आप आराम से। चलें आगे। अब देखो, अब देखो अगला क्या आता है आपका। पहले तो वेक्टर ए वेक्टर बी, ये कोई इनिशिएटिव है, और इनका रिजल्टेंट ये वेक्टर आर। बस अगर मैं इस ए को थोड़ा सा खिसका के इधर ले जाऊं तो, अब देखना जरा, तो ये क्या बन गया, ये सक्सेसिव के लिए, को इनिशिएटिव के लिए, ये ट्रायंगुलर लॉ और ये बस। तो दोनों सेम है, दोनों लेकिन एक और लॉ है, पॉलीगन लॉ। पॉलीगन लॉ क्या कहता है, अगर बहुत सारे सक्सेसिव वेक्टर एक के पीछे एक लगे हो तो आपको कई बार ट्रायंगुलर लॉ लगाना पड़ेगा। एक बार लगाया, a प्लस बी किया और बनाया r,
1, फिर दोबारा लगाया, फिर R1 प्लस सी किया, लगाया, बनाया D, फिर R3 और फाइनली R मिल गया। ठीक है क्या? अब इस बात को समझो कि ये बनेगा क्या। असलियत में यहां पर वो है A प्लस बी, और जो A प्लस बी करके R1 आया ना, इसमें अगर आप C जोड़ दोगे तो आएगा R2, और ये जो R2 आया A प्लस बी प्लस सी करके, इसमें अगर आप D जोड़ दोगे तो आ जाएगा R, फाइनल R। अब कोई बच्चा क्या भैया इसको खोल दूं? खोल दो, R1 को भी खोल दूं? खोल दो। तो आपको दिखाई दे रहा है A प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये तो वही आ गया, यही तो ढूंढ रहे थे हम। समझे पॉलीगन लॉ? कहां पे बेटा? क्या डी और आर? अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी। अब ठीक है, ये लो। अब यहां पर ये पॉलीगन लॉ लगा दिया हमने। पॉलीगन लॉ में क्या होता है, दो से ज्यादा वेक्टर एक साथ जोड़ रहे हैं, लेकिन ऐड करना बाइनरी फंक्शन है, वो दो ही चीजों को जोड़ेगा, एक वक्त में दो को जोड़ेगा, फिर उसके जोड़ को तीसरे से जोड़ेगा, फिर उसके जोड़ को चौथे से जोड़ेगा, तो इसे पॉलीगन लॉ कहते हैं। इसको समझो फिर आगे बढ़ते हैं, पूरा नोट करो, इसको समझो। तो यहां तक बात समझ में आ गई? अब जल्दी से इस बात पे ध्यान दो। अभी हमने ये तो देख लिया एडिशन कैसे होता है, ठीक है। अब वेक्टर रिजॉल्व कैसे होता है वो देख लेते हैं पहले एक बार, फिर उसके बाद मल्टीप्लीकेशन देखेंगे। मान लो ये एक वेक्टर है, ये वेक्टर बी। अब इस बी वेक्टर को आपको रिजॉल्व करना है, दो हिस्सों में तोड़ना है। किसके हिसाब से तोड़ना है? इस एंगल के हिसाब से। तो जिधर एंगल है वहां आएगा बी का कॉस थीटा, और उसके उस तरफ आएगा बी का, इसका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से लेना देना नहीं है। मैं अगर थीटा बदल दूं तो ये पोजीशन भी बदल जाएगी। अगर मैं थीटा इधर ले लूं तो कॉस थीटा इधर आ जाएगा। तो जिस तरफ थीटा उस तरफ कॉस थीटा, जिस तरफ थीटा नहीं है उस तरफ साइन थीटा। ऐसा क्यों किया है? आप एक ट्राइंगल को लेट करके ये पता लगा सकते हो। आप अगर इसको एक ट्राइंगल बना लो, अगर आप इसको एक ट्राइंगल बना लो ए बी सी, और यहां पर पाइथागोरस लगा दो और उसमें साइन थीटा और कॉस थीटा ढूंढो, तो आपका जवाब अपने आप आपके पास आ जाएगा। मैं इसको वी एक्स कह रहा हूं और उसको वी वाई। तो यहां पर वी एक्स कितना आएगा? पहले बात समझो, क्या आप जानते हो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो वी वाई यहां से क्या दिख रहा था? वी साइन थीटा। और ऐसे ही कॉस थीटा क्या आएगा? वी एक्स बाय वी। ठीक है, इसे हम कहते हैं रिजॉल्व करना। लेकिन रिजॉल्व कैसे किया आपने? 2D में। अच्छा, अगर मैं आई जे के की फॉर्म में रिजॉल्व करना चाहूं तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। पहले आप वेक्टर ए को देखो, ये एक वेक्टर ए है जो यहां पर एक्स एक्सिस, यहां पर वाई एक्सिस, और यहां पर कहीं जाके जेड एक्सिस से मिलता है। ये ए एक्स, ये ए वाई और ये ए जेड कहलाता है। ठीक, आओ। तो यहां से वेक्टर ए आएगा क्या? ए एक्स के साथ में आई लिख दूंगा, ए वाई के साथ में जे लिख दूंगा, ए जेड के साथ में के लिख दूंगा। मेरी बात सुनेंगे, ए एक्स है एक्स एक्सिस का मैग्नीट्यूड, ए वाई है वाई एक्सिस का मैग्नीट्यूड, ए जेड है ए जेड का मैग्नीट्यूड, और आई जे के उनकी डायरेक्शन। ये ऐसी डायरेक्शन है जो तीनों की तीनों यूनिट वेक्टर है, और इससे बड़ा आसान हो जाता है, ये तीनों यूनिट वेक्टर है, इससे बड़ा आसान हो जाता है किसी वेक्टर को इस फॉर्म में लिखना। ठीक है, आई जे के हमारा फ्रेम से बाहर हो गया, इसको नीचे लिख देते हैं। ये लो, अब बात तो समझ में आ गई हमारे को। हमें ये पता चल गया यूनिट वेक्टर है कौन? आई जे के यूनिट वेक्टर है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के, उनके मैग्नीट्यूड है ए एक्स ए वाई ए जेड। और हमें ये भी पता चल गया कि अगर किसी ए वेक्टर को रिजॉल्व करना हो एक्स वाई जेड में तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं अपनी तरफ से एक चीज दे रहा हूं रिजॉल्व करते करते, कि अगर आप
आपको इसका यूनिट वेक्टर निकालना हो तो आप क्या करेंगे, देखना जरा, और कैसे निकालेंगे यूनिट वेक्टर। क्या निकालना है हमें, ए का यूनिट वेक्टर, तो वो होता है ए वेक्टर अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड। अब ए वेक्टर है कितना, ए एक्स, ए वाई और ए जेड, और मैं डिवाइड में कर रहा हूं उसका मैग्नीट्यूड। वो मैग्नीट्यूड कितना है वो पता नहीं है हमारे को, मैं निकाल देता हूं। किसी का मैग्नीट्यूड निकालना तो क्या करो, आप उसका डॉट प्रोडक्ट कर दो, यानी कि उसका स्क्वायर कर दो, ए एक्स का स्क्वायर, ए वाई का स्क्वायर, ए जेड का स्क्वायर करा, उसका भी स्क्वायर था, वो यहां के अंडर रूट बन गया। मैंने कुछ नहीं करा, दोनों साइड सिर्फ स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करने से आई जे के हट जाते हैं, क्यों, इसका मतलब है जब आई का स्क्वायर करता हूं तो वो 1 आता है, जे का स्क्वायर करता हूं तो वो 1 आता है, के का स्क्वायर करता हूं तो वो 1 आता है। यही आगे जाके अभी आपका एक टॉपिक बन जाएगा डॉट प्रोडक्ट। तो याद रखना, अगर किसी का मैग्नीट्यूड निकालना है, क्या निकालना है, किसी का मैग्नीट्यूड, तो वो होगा ए एक्स का स्क्वायर, ए वाई का स्क्वायर, ए जेड का स्क्वायर। ठीक, तो हमने वेक्टर को रिजॉल्व भी कर लिया, अब वेक्टर को मल्टीप्लाई भी कर ले। पहले यहां तक बात समझ, यहां तक बात समझ में आई, शुभम बात समझ में आई, कोई दिक्कत, चलो अब करते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर। बेटा इसमें मैं कुछ छोटी मोटी बातें नहीं बता रहा हूं, जैसे आपकी डेरिवेशन वगैरह नहीं करा रहा हूं, ये ब्रीफ में आपका चैप्टर जितना हो सकता है, ये सिर्फ रिवाइज करने के लिए छोटा कर रहा हूं मैं इसको। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं मल्टीप्लीकेशन की। मल्टीप्लीकेशन का मतलब क्या है, दो चीजों को मल्टीप्लाई करना, लेकिन वेक्टर में दो तरीके की मल्टीप्लीकेशन होती है, एक होती है डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का एक और नाम है, ये हमें जवाब में क्या देता है, स्केलर, तो उसको स्केलर प्रोडक्ट भी कह देते हैं। प्रोडक्ट के दो मतलब होते हैं, इस प्रोडक्ट का मतलब है गुणा, और इस प्रोडक्ट का क्या मतलब है, जो हमें मिला। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूं मैंने ए डॉट बी किया था, तो जवाब क्या आया, ए बी कॉस थीटा। ठीक है, ये आपको जवाब देता है कॉस की फॉर्म में, किसकी फॉर्म में, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कॉस की फॉर्म में जवाब दे रहा है, तो अगर थीटा 0 हो तो कॉस 0 तो 1 हो जाएगा, और थीटा 90 हो तो कॉस 90 0 हो जाएगा। अब 0 कब होता है कॉस 0, जब जब सेम एक्सिस होते हैं। तो अगर आई आई के साथ मल्टीप्लाई होगा, जे जे के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो एंगल 0 होगा, के के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एंगल 0 होगा, इस बात को समझो। अगर आई जे के साथ होगा तो एंगल 90 होगा, जे के साथ होगा तो भी एंगल 90 होगा, और के आई के साथ होगा तो भी एंगल 90 होगा। तो पहले आप समझ लो ये थीटा 90 और 0 कब होते हैं, फिर हम इनका वैसा प्रोडक्ट कर देते हैं। कैसा प्रोडक्ट करें भाई, आई को आई के साथ करना, जे को जे के साथ करना, और के को के के साथ करना, क्या आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा, क्योंकि थीटा 0 है और कॉस 0 1 होता है। आई को जे के साथ करूं तो, जे को के साथ करूं तो, के को आई के साथ करूं तो ये तो है आपका डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट अगर थीटा 0 हो तो 1 होता है, थीटा 90 हो तो 0 होता है। ठीक है, अब अगर मैं आपसे कहता हूं कि आप इन दो चीजों का डॉट प्रोडक्ट करो, तो आप क्या ध्यान रखेंगे, आप ये ध्यान रखेंगे कि आई आई के साथ मल्टीप्लाई होके, जे जे के साथ मल्टीप्लाई होके, के के साथ मल्टीप्लाई होके वैल्यू देगा ए डॉट बी। इसमें जो जवाब आया वो स्केलर है, ये मत सोचना इसकी यूनिट भी नहीं होती, वो तो डिपेंड करता है। मान लो मीटर है, ये न्यूटन है, तो इसकी यूनिट मीटर, न्यूटन मीटर बन जाएगी, खत्म कहानी। कोई समस्या देख लो, आसान है। समझो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं।
चलो डस्टर का है बेटा। अब देखो ये तो था डॉट प्रोडक्ट, अगर होता क्रॉस प्रोडक्ट तो वो स्केलर नहीं आपको वेक्टर में जवाब देता डायरेक्शन के साथ। यहां क्रॉस आता, यहां साइन आता। अब मुझे बताओ ये जो है इसके पास डायरेक्शन का है? नहीं है। ये क्या है? नॉर्मल यूनिट वेक्टर। क्या यूनिट वेक्टर है? जी बिल्कुल, कैप लगी है तो यूनिट वेक्टर है हर हाल में। नॉर्मल का मतलब क्या है? परपेंडिकुलर। किससे? ए से भी और बी से भी, म्यूचुअल परपेंडिकुलर। ठीक है, देखते हैं। अब वो कहता है अगर थीटा 0 हो तो और 0 होता है, साइन 0 0 होता है, और यहां पर साइन 90। तो ए क्रॉस के सब और आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के क्रॉस आई सब। बात को समझो, 1 मल्टीप्लाई में नॉर्मल। अब ये नॉर्मल क्या है वही समझना है। अगर आपसे कोई कहे आई क्रॉस जे किया है तो आई और जे दोनों से नॉर्मल होता है के। जे क्रॉस के किया है तो दोनों से नॉर्मल होता है के क्रॉस आई किया तो दोनों से नॉर्मल होता है। क्या ये हमेशा सेम रहेगा? अगर मैं इसको पलट दूं तो भी सेम रहेगा? बिल्कुल नहीं। अगर आई क्रॉस जे का नॉर्मल ऊपर है तो जे क्रॉस आई का नॉर्मल नीचे होगा। तो आई क्रॉस जे का नॉर्मल अगर के है तो इसका होगा माइनस के। बात को समझो। तो इसी से भी पता चलता है कि ये डायरेक्शनल है, तभी तो बदलते बदल गया। वहां ऐसा कुछ नहीं होता डॉट प्रोडक्ट में, उसमें डायरेक्शन नहीं होती, इसलिए किसी पे भी प्लस या माइनस नहीं आता। 1 ही आता है या 0 ही आता है, प्लस माइनस नहीं आता। चाहे उसमें तुम आई को, अच्छा आई को आई से ही करोगे उसका उल्टा क्या होगा, और आई को जे से करते तो 0 हो जाता है, और 0 प्लस माइनस में होता नहीं है, इसलिए वहां ये दिखता नहीं है। ठीक, अब इस बात को समझो, फिर मैं अगले पॉइंट पे पहुंचता हूं। देखना, अब डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट में ये बातें तो सीख ली। अब मैं आपको इसको याद करने का एक तरीका देता हूं जिससे आसानी रहे। आई जे के, आई जे के, अगर आप क्लॉकवाइज गए तो सब कुछ पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज गए तो सब कुछ नेगेटिव। क्लॉकवाइज मतलब अगर आपने आई क्रॉस जे किया, जे क्रॉस के किया और के क्रॉस आई किया तो सब पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव का के, पॉजिटिव का आई और पॉजिटिव का जे, समझे? लेकिन एंटी क्लॉकवाइज गए तो जे क्रॉस आई किया तो, के क्रॉस जे किया तो, और आई क्रॉस के किया तो, इन तीनों को समझो। ठीक है? क्या ये बात ठीक है? बात समझ में आई? अब अगर आपको इसी तरीके से एक इसका क्वेश्चन सॉल्व करना हो जिसमें आपके पास ए और बी की वैल्यू थी, तो आप मैथ में दिए एक टर्म का इस्तेमाल करोगे, वो है डिटर्मिनेंट्स। कैसे सॉल्व करते हैं डिटर्मिनेंट, देखते हैं। देखो, क्या आप ये लिख सकते हो? आई जे के, ठीक है? अच्छा, आई के नीचे क्या वैल्यू आ रही है? 5 और 1। जे के नीचे क्या वैल्यू आ रही है? 1 और -2। के नीचे क्या आ रही है? अगर आपको सिर्फ आई निकालना है तो आप क्या करोगे? आई के लिए जे और के का प्रोडक्ट करोगे। जे और के, पहले ऊपर से नीचे फिर नीचे से ऊपर। आ गया आई। अच्छा, खाली जे निकालना है तो आई को के से, आई को जे से। जे के आगे माइनस आता है, आई के आगे प्लस आता है, ध्यान रखना। ठीक है? आगे आपका आई और जे। अब मैं बात करूं आपसे के की। के को यहां लिख दूं, जगह कम है, यहां लिख लो, प्लस के। के में क्या करूंगा मैं? आई को
जे से, 5 को -2 से, माइनस 1 को 1 से। अब देखना यहां पर आई जे के बच गया आंसर में, तो इसका मतलब ये आंसर वेक्टर में आएगा। ये हो गया आपका क्रॉस प्रोडक्ट, समझो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आपका, तो हमने डॉट प्रोडक्ट देख लिया, क्रॉस प्रोडक्ट देख लिया, एडिशन देख लिया, तो वेक्टर का यहां पर काम खत्म हो जाता है। अब ध्यान दो, जो टॉपिक आता है आपका वो है प्रोजेक्टाइल। पहले प्रोजेक्टाइल के बारे में कुछ बातें पता करते हैं। पहली बात, ये क्या है? फ्लाइटेड मोशन, ठीक है। अब फ्लाइटेड मोशन में क्या होता है? हॉरिजॉन्टल प्लस वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल चीज भी होती है और वर्टिकल भी, ठीक। प्रेजेंस ऑफ जी, इन प्रेजेंस ऑफ जी, जी की प्रेजेंस में प्रोजेक्टाइल मोशन फ्लाइटेड मोशन है, जिसमें वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों मोशन होते हैं। ये जी की प्रेजेंस में होता है। और कोई खास बात, मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है जो मैंने फेंका, जो यहां आके पड़ेगा, ठीक है। तो जब मैंने इसको किसी स्पीड से फेंका था, इनिशियल स्पीड थी वो u, उस u को मैंने 2 हिस्सों में तोड़ दिया, बस उल्टा लिख दिया, u sin थीटा, ये है थीटा, ठीक है। मैंने इस वेक्टर को 2 हिस्सों में रिजॉल्व किया, कॉस इधर साइन उधर। फिर उसके बाद उसकी मैक्सिमम हाइट कितनी है, उसके बाद उसकी रेंज कितनी है। तो कोई आपसे पूछे यहां पर हॉरिजॉन्टल चीजें क्या है, हॉरिजॉन्टली यहां पर एक ux है, जिसको मैंने अभी बताया u का cos थीटा, u का cos थीटा, x एक्सिस पे आने वाली वेलोसिटी। फिर यहां पर हॉरिजॉन्टली एक डिस्प्लेसमेंट है, जिसको मैंने नाम दिया रेंज। फिर एक एक्सेलरेशन है हॉरिजॉन्टली, वो 0 है। जब आप ग्राउंड पे हो तो आप पे जी काम नहीं कर रहा, ये कहना चाह रहा है। और टाइम यहां पे फुल लगता है, जब कोई पूरी रेंज लेता है तो टाइम फुल होता है, इसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। और कोई खास बात, अब अगर मैं वर्टिकल की बात करूं तो वर्टिकल मोशन में क्या क्या चीजें आती है? यू वाई, यू साइन थीटा, एस, यहां हाइट है, ए वाई, माइनस का जी ऊपर जाने के लिए कैलकुलेशन में, नीचे जाने के लिए प्लस का जी ले लेते हैं हम। वैसे जी कंसेप्चुअली माइनस का ही होता है, नेगेटिव भी होता है, नेगेटिव का मतलब डाउनवर्ड। और यहां पर v बाय 0 होता है, और टाइम हम मैक्सिमम हाइट तक आधा ही ले पाते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट इसलिए हाफ ही रहता है यहां पे। ठीक है। अब Vx की वैल्यू नहीं पता हमारे को, Vx की वैल्यू नोन नहीं है, निकालनी पड़ेगी। हाँ, आप ये कह सकते हो कि Vx, मैं वैसे बता देता हूं, Ux के बराबर होता है, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है। अगर एक्सेलरेशन 0 है तो U और V में क्या वैल्यू होगी? सेम। ठीक है, ठीक है, यहां तक बात समझ में आई? कोई दिक्कत, कोई डाउट? अब अगर आपने प्रोजेक्टाइल में फ्लाइट देख लिया, जी देख लिया, ये सब कुछ देख लिया, तो आप आगे बढ़ते हैं। हमने आपसे प्रोजेक्टाइल की बात की है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल की बात की है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। पूरा टाइम कितना लगा फ्लाइट में, वो है टाइम ऑफ फ्लाइट। इसको आप टी से दिखा सकते हैं। क्या होता है टाइम ऑफ फ्लाइट, इसकी बात कर रहा हूं मैं आपसे। तो टाइम ऑफ फ्लाइट आप बोलोगे, बोलो साइन थीटा के फॉर्म में क्या था फॉर्मूला? 2u साइन थीटा अपॉन में जी। बेहोश हो रहा है क्या बेटा? तो बोलो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है?
2u sin थीटा अपॉन में। दूसरा रेंज हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है, ये क्या होता है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी। अगर कोई आपसे कहे कि रेंज मैक्सिमम कब होती है, किस एंगल पे रेंज मैक्सिमम होगी, तो आप कहोगे 45 डिग्री पर, क्योंकि 45 डिग्री पर साइन 2 थीटा मैक्सिमम होता है। 45 डिग्री पर साइन 2 थीटा मैक्सिमम होता है। आर हो गया, यू हो गया। अब आर मैक्स आएगा कितना, यू स्क्वायर बाय जी, ठीक है। अब क्वेश्चन आ जाता है, अगर आपके पास आर मैक्स है, जी है, तो यू कितना होगा, निकल जाएगा ना। ये अभी एक वो जेवलिन थ्रो वाला क्वेश्चन भी बना हुआ है कि आपके आर मैक्सिमम दे रखे उसमें कुछ 27 मीटर, जी दे रखा है, तो कोई बच्चा भी निकाल लेगा ये, ठीक है। अब रेंज के बाद हाइट, हाइट में क्या होगा, हाइट में जो h का फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। यहां पे 2 का फर्क आ गया। अच्छा थीटा क्या होगा यहां का, 90 पे मैक्स, 90 पे मैक्स। तो अगर थीटा 90 हुआ तो हाइट मैक्सिमम होगी। हाइट मैक्स कितनी होगी, देखो जरा, तो एच मैक्स और आर मैक्स का एक रिलेशन भी दिखाई दे रहा है आपको, हाफ का। रेंज मैक्स आ गई, टाइम आ गया। अब वी को देखो आप, पहले तो आप ये बात समझ लो वी क्या होता है। एक्स एक्सिस के लिए अलग, वाई एक्सिस के लिए अलग, तो मैं ये लिख सकता हूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब आप कहोगे ये कौन सा फॉर्मूला है, अभी थोड़ी देर पहले लॉ पैरेललोग्राम कराया था। थीटा कितना है, एक्स और वाई एक्सिस में आपको पता है 90 डिग्री होता है थीटा, और अगर cos 90 हो तो वो वैल्यू 0 हो जाती है। क्या हो जाती है, 0 क्या हो जाती है, बेटा यहीं से दे दे, यहां से इतना दूर मत चल गया, ठीक है। तो v इक्वल्स टू वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर, इसमें कोई दिक्कत, आगे चलते हैं। अपना मोबाइल एग्जाम के बाद ले लियो बेटा। अब बारी आती है बाद में बात। अब यहां से वी एक्स क्या दिखाई दे रहा है आपको, वी वाई क्या दिखाई दे रहा है आपको, वी एक्स है, मैंने बताया था यू का वी एक्स निकालना पड़ेगा, रुको मैं निकाल के बताता हूं। क्या आप जानते हो वी का एक फॉर्मूला होता है, बी इक्वल टू यू प्लस 80 होता है। तो वी एक्स क्या हो जाएगा, यू एक्स प्लस ए एक्स टी। अब मेरी बात सुनो, ए एक्स तो 0 है तो ये नहीं होगा, सिर्फ यू एक्स होगा। तो वी एक्स क्या आएगा आपका, यू कॉस थीटा। इसी तरीके से वी वाई क्या होगा, यू वाई प्लस ए वाई टी। यू वाई तो 0 है, सॉरी यू साइन थीटा, और एक्सेलरेशन जी है माइनस का, तो ये। अब इस वी वाई और यू वाई को अगर आप पुट कर दोगे इस इक्वेशन में तो आपके पास वी आ जाएगा। क्या आएगा, वी यू कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस यू साइन थीटा माइनस जीटी का होल स्क्वायर, और इसी से टेन अल्फा क्या आएगा, वी वाई बाय वी एक्स। थीटा तो 0 है इसलिए, तो वी वाई क्या आएगा आपका, यू साइन थीटा माइनस जी टी बाय यू कॉस थीटा। ये क्या बना आपका, टेन अल्फा। टेन अल्फा समझो और बी समझो और फिर बताओ, क्या बात समझ में आई, ठीक है। अब एक ट्रेजेक्ट्री बची है, तो ट्रेजेक्ट्री आपसे या तो ड्राइव ही करवाई जाएगी, पूछा जाएगा तो आप क्या बोलोगे, ट्रेजेक्ट्री कैसी होती है, पैराबोलिक। ट्रेजेक्ट्री कैसी होती है, हाँ उससे दो फॉर्मूले निकल कर आते हैं ट्रेजेक्ट्री के, वो लिखवा देता हूं मैं आपको। ट्रेजेक्ट्री का मतलब होता है किसी भी पॉइंट पर अगर आपको पता करना हो ये कैसा पाथ है, तो आप कहोगे एक फॉर्मूला होता है एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस फॉर्मूले में एक्स एक्सिस के लिए क्या है, ये बन जाएगा एक्स, ये बन जाएगा यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। तो एक्स बन जाएगा यू कॉस थीटा मल्टीप्लाई में टी, खत्म। क्यों, ये तो 0 था, तो यहां से टाइम आ जाएगा आपका यू कॉस एक्स बाय यू कॉस थीटा। ये इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, ठीक है।
अब इसी के बाद अगर आपको y निकालना हो तो y इज इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, यहां वैल्यू पुट कर दो, y इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा इंटू में x बाई यू कॉस थीटा, अब ये भी काम का फॉर्मूला है, प्लस हाफ माइनस का g x बाई यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, किसी पॉइंट पर अगर आपको x और y निकालनी हो तो आप इसका इस्तेमाल करोगे, इसको ट्रेजेक्ट्री भी कहते हैं। ट्रेजेक्ट्री कैसी है आपकी? पैराबोलिक। कैसी है? तो अब ये आपका पूरा प्रोजेक्टाइल हो गया फुल वाला, अब हाफ वाला करते हैं अभी। अब देखो जरा, अब जैसे ही अभी हमने देखा, अब इसके बाद हाफ प्रोजेक्टाइल पे जाते हैं। हाफ प्रोजेक्टाइल में क्या है, हमारे पास हाइट फिक्स है, पहले से किसी हील पे बैठा हुआ है कोई आदमी, वहां से पत्थर फेंक रहा है। ठीक है, देखना जरा, ये एक फिक्स हाइट है, ये तो प्रोजेक्टाइल में निकालेंगे नहीं, यहां से सीधा पत्थर फेंका है, यानी कि यूएक्स पूरा का पूरा यू है, यू वाई 0 है, और ये पत्थर ऐसे करके नीचे आएगा, इसकी रेंज आर है। ठीक, अब क्या करें? अब पहली बात, यहां एंगल वगैरह कुछ नहीं है, ये सीधा साधा मिल गया। अब अगर आपको पूछे टाइम ऑफ फ्लाइट कितना लगेगा, तो वो कितना होगा टाइम? यहां टाइम आता है अंडर रूट 2h अपॉन में जी। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद दूसरी चीज क्या आती है यहाँ पे? रेंज। रेंज क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम। ओ सॉरी, ये तो खुद डिस्प्लेसमेंट है। वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, तो रेंज हो जाएगी वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी कौन सी? एक्स एक्सिस की। एक्स एक्सिस की वेलोसिटी हमेशा यू रहेगी, याद रखना, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 होता है। तो ये कितना आएगा? यू इंटू टी। टी कितना जरा बताना, साइड में पड़ा है, तो यहां से रेंज आ गई, टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। अब हाइट की बात करेंगे। हाइट कैसे निकालें? हाइट h है और वो फिक्स है, कांस्टेंट है, ये क्वेश्चन में आपको गिवन मिलेगी। अब वेलोसिटी vx क्या आएगा बताया तो? ux यानी कि u। vy क्या आएगा? uy प्लस ay/t। ठीक है, uy कितना है? 0 प्लस gt, पूरी वैल्यू रख दो, v इज इक्वल्स टू अंडर रूट। हाँ, तो क्या कह रहे थे? यहां पे जो वैल्यू रखी है हमने, देख लो एक बारी, वो बीच में वीडियो रुक गई थी। v इज इक्वल्स टू अंडर रूट u प्लस gt, काम खत्म, समझे? हाँ, स्क्वायर, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर। अब ठीक है, अब यहां पर आपका हाफ प्रोजेक्टाइल वाला काम खत्म। अब अगली चीज आती है आपकी सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर मोशन क्या है, इसमें क्या क्या चीजें जरूरी है, जरा उस पर ध्यान दो। पहली बात यह है सर्कुलर मोशन। ठीक है, इसमें ये रेडियस है आपका, और इससे टेंजेंशियली जाने वाली चीजें वेलोसिटी। ठीक है, अब यहां पे ये सब वेलोसिटी है जिनका मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग है। तो अगर कोई आपसे पूछे सर्कुलर मोशन में क्या हर पॉइंट पर वेलोसिटी चेंज होती है? जी हाँ, सर्कुलर मोशन में हर पॉइंट पर वेलोसिटी चेंज होती है, लेकिन एक्सेलरेशन चेंज नहीं होता। एक्सेलरेशन हमेशा एसी रहता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा सेम रहता है। तो आप पहला पॉइंट, वेलोसिटी इन सर्कुलर मोशन वेलोसिटी रिमेन चेंजिंग, हर पॉइंट पर चेंज होती है, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन रिमेन सेम या कांस्टेंट, और सेंट्रीपिटल फोर्स भी, वो भी कांस्टेंट। तो अब पहले वेलोसिटी के बारे में बता दूं मैं आपको। अगर मैं पूछूं वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कैसा रहता, तो आप कहोगे सेम, लेकिन वेलोसिटी की क्या चेंज होती है? सिर्फ डायरेक्शन चेंज होती है।
अच्छा जी, और अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं तो मैग्नीट्यूड सेम रहता है और डायरेक्शन टुवर्ड्स सेंटर, सेंटर की तरफ, टुवर्ड्स सेंटर, ठीक है। और यहां पर ये भी मैग्नीट्यूड सेम रहता है, डायरेक्शन टुवर्ड्स सेंटर, खत्म कहानी। अब सर्कुलर मोशन की वाली बातें पता चल गई, अगले पॉइंट पे चलो। देखो सर्कुलर मोशन में हमेशा एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ लगता है, उस एक्सेलरेशन को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। अंदर की तरफ जो नेसेसरी फोर्स लगती है उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स और नेसेसरी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता, डायरेक्शन चेंज नहीं होती, ठीक, ये बात पक्की हो गई। दूसरी चीज क्या आती है, वेलोसिटी चेंज होती है, ठीक है। अब अगर मैं ये फिर से बनाऊं और ये कहूं कि डायरेक्शन क्या है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के, टुवर्ड्स सेंटर, क्वेश्चन ये आ जाए कि वेलोसिटी चेंज हो जा रही है लेकिन एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा है, ऐसा कौन सा केस है, सर्कुलर मोशन। अच्छा, ऐसा कौन सा केस है जहां वेलोसिटी जीरो है लेकिन एक्सेलरेशन है, वर्टिकल मोशन में हाईएस्ट पॉइंट, वर्टिकल मोशन में हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो होती है लेकिन एक्सेलरेशन होता है और कांस्टेंट होता है, उसे बोलते हैं जी। अब यहां कह रहा है कि यहां से कोई ऐसी फोर्स भी लग रही है जो बाहर लग रही हो, हां, सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, खत्म। अब सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल ये बातें कर ली। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता कितना है, v²/r, और सेंट्रीपिटल फोर्स कितनी होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी कि mv²/r। अब मेरी बात सुनो, आप जानते हो थीटा होता है r/, रेडियस, लेकिन थीटा को अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं टाइम से तो पता क्या मिलेगा, उसकी वेलोसिटी, उसे कहते हैं हम एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी होती है ओमेगा, और डिफरेंशिएशन कर दूं मैं डिस्प्लेसमेंट का तो लीनियर वेलोसिटी। तो यहां से पता चला लीनियर वेलोसिटी तो r ओमेगा होती है, उस r ओमेगा को आप यहां पुट कर सकते हो, तो आपके पास एक और फॉर्मूला आ जाएगा r ओमेगा स्क्वायर, स्क्वायर करने की वजह से। तो यहां पर आप ये भी कह सकते हो mr ओमेगा स्क्वायर, खत्म कहानी। अब सेंट्रीपिटल फोर्स हो गए, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो गए, ओमेगा के बारे में और बातें जानते हैं। थीटा कोण में टाइम ओमेगा होता है, अगर पूरा एक चक्कर कोई काट लेता है तो कितना एंगल चलता है वो 2π, और टाइम कितना लगता है उसे t, 1/t को हम फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। तो ये सारी बातें भी आपको पता होनी चाहिए, न्यूमेरिकल में इसमें से कुछ भी दे सकता है। आई बात समझ में? तो ये थोड़ा सा ब्रीफ है सर्कुलर मोशन का, इस पे ध्यान दो। और यहां पर आपका लेसन नंबर 4 यानी लेसन नंबर 4 का ब्रीफ बन गया।